रतन टाटा की कहानी सचमुच प्रेरणादायक है। 1936 में जन्मे उनका बचपन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। उनके माता पिता अलग हो गए थे जब वो छोटे थे। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें और उनके भाई को पाला। उन्होंने रतन टाटा में मजबूत संस्कार डाले, जैसे कि ईमानदारी, नम्रता और दूसरों की मदद करने का जज्बा। यही संस्कार उनकी जिंदगी के मुख्य सिद्धांत बन गए। निजी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रतन अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने शिमला के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गए। उन्होंने 1961 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने कुछ समय के लिए लॉस एंजेलिस में काम किया। उन्हें हमेशा अपनी भारतीय जड़ों से प्यार रहा। रतन टाटा आराम और ऐशो आराम की जिंदगी चुन सकते थे, फिर भी वो अपने पारिवारिक व्यवसाय की विरासत की ओर आकर्षिट हुए। वो 1962 में भारत लौट आए। इस फैसले ने टाटा समूह के साथ उनके असाधारण सफर की शुरुआत की। रतन टाटा ने टाटा स्टील से अपना सफर शुरू किया। उनकी पहली भूमिका कारखाने में थी। उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया। इस अनुभव ने उन्हें कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। उन्होंने हर वर्ग के लोगों से जुड़ने का महत्व सीखा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उन्होंने टाटा समूह के भीतर बढ़ती जिम्मेदारी ली। उन्होंने कई कंपनियों में पद संभाले, इनमें टाटा मोटर्स और नेल्को शामिल थी। इन अनुभवों ने उन्हें समूह के विविध व्यवसायों की गहरी समझ दी। इस दौरान उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की नेतृत्व शैली देखी। उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने दीर्घकालिक दृष्टि का महत्व सीखा। ये सबक बाद में उनकी अपनी नेतृत्व शैली को आकार देंगे। रतन टाटा ने हमेशा विकास और नएपन के अवसर तलाशे। उन्होंने नए उत्पादों और तकनीकों के विकास का समर्थन किया। वो बदलते समय के साथ ढलने के महत्व को समझते थे। जब उन्होंने अंततः टाटा समूह का नेतृत्व किया तो यह दूरदर्शी दृष्टिकोण अमूल्य साबित होगा। 1991 में रतन टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उन्हें चुनौतियों का सामना कर रही कंपनियों का एक समूह विरासत में मिला। भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था। वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। रतन टाटा जानते थे कि टाटा समूह को बने रहने के लिए बदलना होगा। उन्होंने एक साहसिक रणनीति शुरू की। उनका उद्देश्य टाटा समूह को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना था। उन्होंने नएपन और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी टीम को बड़ा सोचने और जोखिम लेने का अधिकार दिया। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के समय उनके नेतृत्व की परीक्षा हुई। उन्होंने 1970 के एशियाई वित्तीय संकट से पार पाया। उन्होंने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान समूह को आगे बढ़ाया। उनके स्थिर हाथ और रणनीतिक दृष्टि ने टाटा समूह को न केवल जीवित रहने में बल्कि फलने फूलने में मदद की। रतन टाटा वैश्वीकरण का महत्व समझते थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टाटा समूह के विस्तार का नेतृत्व किया। उन्होंने रणनीतिक अधिग्रहण किए। इनमें टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील शामिल थे। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक महाशक्ति में बदल दिया। वो समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी नहीं भूले। वो एक उद्देश्य वाले व्यवसायों में विश्वास करते थे। उन्होंने 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। उनका दृष्टिकोण लाखों भारतीयों के लिए कार का स्वामित्व सुलभ बनाना था। व्यवसाय से परे रतन टाटा अपने परोपकार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अनगिनत कार्यों का समर्थन किया है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन शामिल हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक है। रतन टाटा की विरासत दूरदर्शिता, नएपन और करुणा की है। उन्होंने भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने एक वैश्विक व्यापार साम्राज्य का निर्माण किया। वो हमेशा अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहे। उनका जीवन और कार्य दुनिया में बदलाव लाने की प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व की शक्ति का एक प्रमाण है।